वेलकम टू फिल्म हिस्ट्री हिंदी। कहानी की शुरुआत में कमरे में कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो किसी चीज से बहुत डरे हुए हैं। दरअसल रेज नामक एक वायरस फैल चुका है जिससे इन्फेक्टेड लोग इंसानों को मार के खा रहे हैं। तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग कमरे के अंदर आ जाते हैं और सभी बच्चों को बहुत बुरी तरह मार देते हैं। एक बच्चा बच के चर्च की तरफ भागता है जिसके पीछे वो लोग होते हैं। एक फादर खुद की कुर्बानी देकर बच्चे को बचाता है। कहानी 28 साल आगे की दिखाई जाती है। ब्रिटेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। बचे हुए लोग लिंडर्स फर्न नामक आइलैंड में काफी सुरक्षित रह रहे हैं। हम स्पाइक और उसके पिता जैमी को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी स्पाइक की माँ आइला जागती है जो काफी समय से बीमार है। उसकी दिमागी हालत खराब है। वो जल्द ही चीजों को भूल जाती है और हाइपर हो जाती है। जैमी बताता है वो स्पाइक को लेकर मेन लैंड जा रहा है ताकि वो इन इन्फेक्टेड राक्षसों का शिकार करना सीख सके, पर आइला ऐसा नहीं चाहती है क्योंकि स्पाइक अभी सिर्फ 12 साल का है। इसलिए जैमी उससे झूठ कहता है कि वो स्पाइक को स्कूल भेज रहा है। सभी लोग स्पाइक को गुड लक करते हैं और उसकी सेफ जर्नी की कामना करते हैं। मेन गेट पे पहुंच के स्पाइक को जैनी मिलती है जो उस आइलैंड की सिक्योरिटी हेड है। वो स्पाइक को कहती है कि तुम्हें रात होने से पहले वापस आना होगा वरना दरवाजा नहीं खुलेगा और ना ही कोई तुम्हें ढूंढने जाएगा। स्पाइक फिर भी जाने को तैयार है। दरअसल जैनी स्पाइक का टेस्ट ले रही थी। अब दोनों बाहर निकलते हैं। सामने समुद्र से मेनलैंड जाने का एकमात्र रास्ता है जो पानी का स्तर बढ़ने से डूब जाता है। दोनों उसी रास्ते से होते हुए मेनलैंड में आ जाते हैं जहां पहले इंसान रहा करते थे, पर अब ये सिर्फ उन इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स का घर है। स्पाइक पहली बार इतने बड़े से जगह को देख के बहुत खुश है। वो लोग जंगल से होते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी जैमी देखता है एक रेंगने वाला मॉन्स्टर है। वो स्पाइक को बताता है कि ये सिर्फ रेंग सकते हैं। वो स्पाइक को उसके गर्दन में तीर मारने को बोलता है। स्पाइक बिल्कुल सही निशाना लगाकर उसे खत्म कर देता है। जैमी भी एक मॉन्स्टर का शिकार करता है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। स्पाइक खुश है कि उसने शिकार किया। तभी उन्हें एक घर दिखता है। अंदर से उन्हें कुछ आवाजें आती है जिससे वो लोग डर जाते हैं। अंदर एक इन्फेक्टेड मॉन्स्टर है। जैमी समझ जाता है कि ये एक चेतावनी है ताकि इंसान उनसे दूर रहे। वो स्पाइक को उस मॉन्स्टर को खत्म करने को कहता है, पर स्पाइक बहुत डरा हुआ है इसलिए वो उसे नहीं मार पाता है, लेकिन जैमी उसे खत्म कर देता है। अब वो लोग और अंदर जाते हैं। तभी जैमी देखता है एक पेड़ में जानवर का सिर है जिसे देख जैमी बहुत डर जाता है। वो बताता है कि ये इलाका अल्फा का है जो सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है क्योंकि ये दौड़ सकते हैं, इनके पास दिमाग है। वो स्पाइक को जल्द से जल्द यहाँ से वापस चलने बोलता है। स्पाइक भी बहुत घबरा चुका है। वो लोग मैदानी इलाके में पहुँचते हैं। तभी सामने उन्हें अल्फा मॉन्स्टर का झुंड दिखता है। वो दोनों वापस जंगल की तरफ भागते हैं। मॉन्स्टर भी उनका पीछा करते हैं। जैमी कुछ मॉन्स्टर को मारता है पर स्पाइक बहुत डर चुका है इसलिए वो एक भी मॉन्स्टर को नहीं मार पाता है। वो लोग किसी तरह एक घर के एटिक में छुप जाते हैं। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है और आइलैंड वाला रास्ता भी डूब चुका है। स्पाइक को दूर आग जलता हुआ दिखता है। वो अपने पिता से उस आग के बारे में पूछता है पर जैमी को उस आग के बारे में कुछ नहीं पता है। कुछ देर बाद वो घर गिरने लगता है इसलिए वो लोग वहाँ से भागते हैं। जैमी मौका देखकर सीधा अपने आइलैंड वाले रास्ते पे भागता है, लेकिन तभी एक अल्फा उनका पीछा करने लगता है। ये देख दोनों बहुत डर जाते हैं और पूरी जान लगाकर गेट की तरफ भागते हैं। अल्फा बहुत तेज है लेकिन स्पाइक भाग नहीं पा रहा है। जैमी किसी तरह उसे उठाकर गेट तक पहुंचता है। सिक्योरिटी उन्हें देख लेता है और उस अल्फा के ऊपर तीर चलाने लगता है। छोटे तीर से उसे कुछ नहीं होता है इसलिए एक बड़ा तीर मार के उस अल्फा को खत्म कर दिया जाता है। अब दोनों की जान बच जाती है और वो लोग अपने घर आ जाते हैं। सभी लोग स्पाइक के सफल शिकार करने का जश्न मनाते हैं। सभी की नजरों में स्पाइक हीरो है पर स्पाइक को पता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। जश्न के बीच स्पाइक देखता है उसके पिता एक लड़की जूली के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये देख उसे बहुत दुख होता है। वो अपनी माँ के पास जाता है जहाँ उसके दादाजी हैं जो उसकी माँ की देखभाल कर रहे हैं। वो स्पाइक से पूछते हैं कि उसने मेनलैंड में क्या क्या देखा। वो बताता है कि उसने जंगल देखा, मॉन्स्टर देखे और आग देखा। उसके दादाजी समझ जाते हैं कि वो आग जरूर डॉक्टर केल्सन ने लगाया होगा। स्पाइक उनसे केल्सन के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि केल्सन एक डॉक्टर है और कई सालों से वो मेनलैंड में जिंदा है। अब स्पाइक अपने दादाजी को पार्टी में भेज देता है और माँ के पास सो जाता है। सुबह जब जैमी आता है तो स्पाइक उससे डॉक्टर केल्सन के बारे में पूछता है। जैमी कहता है कि वो कोई डॉक्टर नहीं है या कभी हुआ करता था, पर अब वो एक सनकी है क्योंकि एक बार वो अपने कुछ साथी के साथ जब शिकार करने गया था तो केल्सन के इलाके में पहुंच गया था जहाँ उसने देखा केल्सन ढेर सारी लाशों को जला रहा है। ये देख वो डर गया और वहाँ से भाग गया। स्पाइक अपने पिता को कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप माँ को ठीक नहीं करना चाहते हैं ताकि वो मर जाए और आप जूली से शादी कर सके। ये
सुनकर जेमी स्पाइक को एक थप्पड़ लगाता है, पर जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि उसने हाथ उठाकर गलत किया। वो स्पाइक को मनाने जाता है, पर स्पाइक गुस्से में अपने पिता को उन्हें छोड़कर चले जाने को कहता है। जेमी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। स्पाइक अपनी माँ को उठाता है और मेन दरवाजे के पास आता है। वो कुछ दूर एक केबिन में आग लगा देता है, जिससे सभी सिक्योरिटी वालों का ध्यान भटक जाता है। मौका देखकर स्पाइक अपनी माँ को लेकर बाहर निकल जाता है। दरअसल वो डॉक्टर केल्सन के पास जाना चाहता है ताकि वो उसकी माँ को ठीक कर सके। आइला पहले तो बहुत डर जाती है क्योंकि जेमी वहाँ नहीं है। वो अकेले मेनलैंड नहीं जाना चाहती है, पर स्पाइक के कहने पे वो केल्सन के पास जाने के लिए रेडी हो जाती है। दोनों मेनलैंड में आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है। वो लोग एक जगह रुकते हैं ताकि रात बिता सके। स्पाइक माँ को सुला के खुद पहरा देने लगता है, पर उसकी आंख लग जाती है और एक रेंगने वाला मॉन्स्टर धीरे धीरे स्पाइक की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, कोई उसे मार देता है। सुबह स्पाइक उस मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि किसने उसकी जान बचाई, पर फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि वो आइला ही थी जिसने मॉन्स्टर को मारा था। वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ आर्म्ड फोर्सेस को दिखाया जाता है जो मेनलैंड उन मॉन्स्टर को मारने आए हैं, पर मॉन्स्टर एक एक करके उन सभी को मार देते हैं। आइला और स्पाइक चलते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां चारों तरफ पीले फूल हैं। ये देखकर आइला को अपने पिता की याद आती है जो इसी तरह उन्हें घुमाने लाया करते थे। आइला कुछ समय के लिए स्पाइक को ही अपना पिता समझ लेती है और बार बार स्पाइक को डैड कहकर पुकारती है। तभी स्पाइक की नजर एक मॉन्स्टर पे पड़ती है जो बिल्कुल उनके सामने है। वो उसे तीर से मारता है, पर उसके मरते ही और भी मॉन्स्टर उनकी तरफ आने लगते हैं। स्पाइक अपनी माँ को लेकर वहाँ से भागता है। मॉन्स्टर भी उनके पीछे आते हैं। वो लोग एक गैस स्टेशन के अंदर छुप जाते हैं, पर उस कमरे में गैस है इसलिए वो नीचे झुक जाते हैं। सभी मॉन्स्टर भी उस कमरे में आ जाते हैं और जैसे ही वो उन पे हमला करते हैं, एक ऑफिसर ऊपर से उस कमरे में गोली चलाता है जिससे वहाँ आग लग जाती है, जिसमें सभी मॉन्स्टर मारे जाते हैं। स्पाइक और आइला की जान बच जाती है। वो ऑफिसर अपना नाम एरिक बताता है। एरिक के सभी साथी मर चुके हैं, सिर्फ वही बचा है। वो स्पाइक से आइला के बारे में पूछता है जो गैस के कारण और भी बीमार हो चुकी है। वो यहाँ से निकलना चाहता है, पर स्पाइक को इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता है। वो कहता है कि वो डॉक्टर केल्सन को ढूंढ रहा है जो उसकी माँ का इलाज करेगा। एरिक को आइला की हालत देखकर थोड़ी दया आ जाती है, इसलिए वो उसकी मदद करता है और आइला को अपने कंधे में उठाकर स्पाइक के साथ आगे बढ़ने लगता है। एरिक और स्पाइक बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। एरिक स्पाइक को अपने बारे में बताता है कि वो कहाँ से आया है और यहाँ क्यों है। उन दोनों के बीच कुछ ही देर में दोस्ती हो जाती है। कुछ देर बाद वो लोग एक जगह रुककर आराम करते हैं। स्पाइक एरिक को सेव देता है। थोड़ी देर आराम करके वो लोग फिर से चलने लगते हैं। अब आगे बढ़ते हुए वो लोग एक बंद पड़े ट्रेन के पास पहुँचते हैं। तभी उन्हें ट्रेन के अंदर से कुछ आवाजें आती है। वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ एक प्रेग्नेंट फीमेल मॉन्स्टर है और बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए वो दर्द से तड़प रही है। आइला उसे यकीन दिलाती है कि वो उसके लिए खतरा नहीं है। वो मॉन्स्टर भी आइला के हाथों को पकड़ती है। आइला बच्चे को जन्म देने में उसकी मदद करती है, लेकिन एरिक जो बहुत डरा हुआ है वो बार बार आइला को यहाँ से चलने बोलता है, पर आइला भी एक माँ है इसलिए वो उसके दर्द को समझ पा रही है। वो मॉन्स्टर एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची को जन्म देती है जो कि एक आम इंसान की तरह है। वो इन्फेक्टेड नहीं है। एरिक आइला को यहाँ से चलने बोलता है। तभी वो मॉन्स्टर उठने लगती है जिसे एरिक मार देता है। गोली की आवाज सुनकर वहाँ उनका लीडर अल्फा पहुँचता है और एक ही झटके में एरिक के सिर को धड़ से अलग कर देता है। शायद ये बच्ची उसी का है, इसलिए वो स्पाइक और आइला के पीछे आता है। वो दोनों किसी तरह से बच के भागने की कोशिश करते हैं। स्पाइक उसके ऊपर तीर से हमला करता है, पर वो बहुत ताकतवर है। तीर से उसे कोई नुकसान नहीं होता है। वो मॉन्स्टर स्पाइक को मारने ही वाला होता है कि तभी एक आदमी डांट से उस मॉन्स्टर को मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर बिल्कुल शांत हो जाता है। वो आदमी बताता है कि ये मॉर्फिन का कमाल है, जिससे मॉन्स्टर कुछ समय के लिए बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। वो आदमी मॉन्स्टर के हाथ से एरिक का सर ले लेता है और बताता है कि ये सबसे खतरनाक और ताकतवर मॉन्स्टर है, उन सब का लीडर। उसने उसका नाम सैमसन रखा है। स्पाइक पूछता है क्या आप ही डॉक्टर केल्सन हैं? वो कहता है हाँ, कभी हुआ करता था। स्पाइक उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी माँ को बचा ले। केल्सन बच्ची की तरफ देखता है। स्पाइक कहता है कि ये उस मॉन्स्टर की बच्ची है, पर ये इन्फेक्टेड नहीं है। केल्सन उन्हें अपने साथ ले जाता है, पर केल्सन जहाँ रहता है उस जगह को देखकर स्पाइक चौंक जाता है, क्योंकि चारों तरफ इंसानों की हड्डियों से बना खंबा है। केल्सन स्पाइक को बताता है उसने इस जगह का नाम मेमोरी ऑफ मेमेंटो रखा है, जिसका मतलब है मौत को याद रखना। स्पाइक देखता है वहाँ खोपड़ी से बना एक पहाड़ है। केल्सन एरिक का भी स्कल वहाँ रखवा देता है। रात में केल्सन आइला को चेक करता है।
ताकि पता कर सके कि उसे क्या बीमारी है। अब वो तीनों एक साथ बैठते हैं जहाँ कल्सन बताता है कि आइला को ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज में, यानी वो आइला को बचा नहीं सकता है। ये सुनकर स्पाइक पूरी तरह परेशान हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, पर कल्सन उसे समझाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। स्पाइक अपनी माँ से कहता है कि क्या उन्हें मौत के समय दर्द होगा। वो कहती है कि उन्हें हर वक्त दर्द होता है। वो स्पाइक को गले लगा लेती है क्योंकि वो अपने बेटे को अलविदा करना चाहती है। कल्सन एक डांट से स्पाइक को मदहोश कर देता है। आइला स्पाइक की गोद में उस बच्ची को दे देती है और कल्सन के साथ चली जाती है। दरअसल कल्सन उन्हें बिना दर्द के मौत देना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि स्पाइक अपनी माँ को तड़पते हुए नहीं देख सकता है। अगली सुबह कल्सन स्पाइक को उसकी माँ की खोपड़ी देता है जिसे वो सबसे ऊपर रखता है। उसने अपनी माँ की मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ दिनों बाद वो वापस अपने आइलैंड जाता है, पर वो सिर्फ उस बच्ची को वहाँ छोड़कर वापस मेनलैंड आ जाता है। बच्ची के साथ उसने अपने पिता के लिए एक नोट छोड़ दिया था जिसमें उसने लिखा था कि इसे बहुत प्यार दीजिएगा, इसका नाम आइला है। ये देख जैमी भागकर गेट के पास जाता है ताकि वो स्पाइक से मिल सके, पर स्पाइक जा चुका था। जैमी को बहुत दुख और पछतावा होता है। कुछ दिनों बाद स्पाइक को देखते हैं जो अपने लिए मछली पका रहा है। तभी उसे एक मॉन्स्टर दिखता है जो उसके तरफ ही आ रहा था। वो उस मॉन्स्टर को मार देता है, पर वो अकेला नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर है जो उसकी तरफ आ रहे हैं। वो वहाँ से भागता है पर ज्यादा दूर नहीं जा पाता है क्योंकि आगे रास्ता बंद है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो एक और मॉन्स्टर को मारता है। वो काफी निडर और अच्छा तीरंदाज बन चुका है। तभी एक नॉर्मल आदमी को दिखाया जाता है जो उसकी बहादुरी की तारीफ करता है। दरअसल वो अकेला नहीं बल्कि उसकी पूरी टीम है। वो स्पाइक से कहता है कि क्या वो लोग उसकी मदद करें। स्पाइक हाँ कहता है। तभी सभी लोग वहाँ मौजूद सारे मॉन्स्टर को एक एक करके काफी अजीबोगरीब अंदाज में मारते हैं, मानो ये सब उनके लिए खेल है। अंत में वो आदमी स्पाइक को अपना नाम जिमी बताता है, जिसके ग्रुप का नाम जिमीस है, जिसका वो लीडर है। वो स्पाइक को भी अपने ग्रुप में शामिल होने को कहता है, जिसमें स्पाइक शामिल हो जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की बेहतरीन मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।